चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी स्टैट्स की सीरीज का टॉपिक नंबर 2 है, जिसको कहते हैं डिस्पर्जन। इससे पहले हम लोगों ने स्टैट्स की सीरीज में सबसे पहला जो टॉपिक देखा था वो था सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, सेंट्रल टेंडेंसी क्या काम कर रहा था, वो आपको सेंट्रल वैल्यूज निकाल के दे रहा था, जिसमें मैंने मीन, पार्टीशन वैल्यूज जैसे मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, इन सब की बात करी थी। फिर मैंने मोड की बात करी थी। ठीक, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है या फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी या उसकी सेंट्रल वैल्यू। ठीक, किसी भी डेटा की अगर मैं बोलूं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सेंट्रल वैल्यू सेम रह सकती हैं। जैसे मैंने बोला एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया किसी की हाइट का। ठीक, उसका एक एवरेज आया या उसका एक सेंट्रल वैल्यू आई 21। ठीक, हाइट का। और मैंने सेम डिस्ट्रीब्यूशन लिया वेट का, तो एक एवरेज उसका भी या सेंट्रल वैल्यू उसकी भी निकल के आई 21। ठीक, एक हाइट है एक वेट है, दोनों की सेंट्रल वैल्यू 21 निकल के आई। ठीक, अब पहली कैरेक्टरिस्टिक किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेम हो सकती है। मैंने क्या बोला, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी सेम हो सकती हैं, मतलब मिडिल वैल्यू सेम हो सकती हैं, पर उसकी जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जिसको हम लोग कहते हैं स्कैटर्डनेस, कि डेटा कितना डिस्पर्स है, कितना स्कैटर्ड है। स्कैटर्डनेस या डिस्पर्स मतलब होता है कि सेंट्रल वैल्यू, अगर सेंट्रल वैल्यू 21 आई, उस 21 से बाकी डेटा के एलिमेंट्स कितने स्कैटर्ड है, कितने दूर पे है। जैसे पहला एलिमेंट उससे कुछ 6th पोजीशन दूर है, तो कितना स्कैटर्ड है डेटा उस सेंट्रल वैल्यू से कंपेयर किया जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे सपोज कर लो, देखो एक डायग्राम बना के तुमको समझाने की कोशिश करिए कि सपोज कर लो 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ए है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों की देखो सेंट्रल वैल्यू सेम है। अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो तुम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन क्या ड्रॉ हो रही है, सपोज कर लो ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। सपोज कर लो ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है आपका, ये पॉइंट सपोज कर लो तुम्हारा हो सकता है 20। तो यहाँ इस वाली ए वाली डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल वैल्यू 20 है, इसकी भी सेंट्रल वैल्यू 20 है, इसकी भी सेंट्रल वैल्यू 20 है। तीनों की सेंट्रल वैल्यू सेम है, पर डेटा स्कैटर्ड देखो कितना है। ये इसका पहला एलिमेंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है सपोज कर लो, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, 6th यहाँ पे है, 7th यहाँ पे है। तो एक बेल शेप कर्व बन के आ गया। सेम अगर तुम बी का कंपेयर करोगे तो उसका पहला वाला वो यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ पे है, ज्यादा स्कैटर्ड है, इसमें स्कैटर्डनेस ज्यादा है। इस तीसरे वाले में कंपेयर करोगे इसका यहाँ पे तो तीसरे वाले में और ज्यादा स्कैटर्डनेस है। तो एक डेटा का सेंट्रल वैल्यू सेम हो सकती है, पर जरूरी नहीं है उसकी स्कैटर्डनेस सेम हो या उसका डिस्पर्जन सेम हो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक सेंट्रल टेंडेंसी सेम हो सकती है, पर उसकी स्कैटर्डनेस कभी सेम नहीं हो सकती। और कोई पूछे क्यों, तो उसको तुम ये ऐसे डायग्राम बना के दिखा देना। ये देखो ये डायग्राम क्या दिखाता है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन शोज आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन। ठीक, तो सबसे पहली बात याद रखो कि सेंट्रल टेंडेंसी सेम हो सकती है, पर स्कैटर्डनेस या डिस्पर्जन कभी सेम नहीं हो सकता है। अब सर इतनी देर से आपने बोल तो दिया कि डिस्पर्जन सेम नहीं होगा, डिस्पर्जन सेम नहीं होगा, स्कैटरनेस सेम नहीं होगी, मेरे को तो यही नहीं क्लियर हो रहा है स्कैटरनेस क्या है या डिस्पर्जन क्या है। थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर करिए कि स्कैटरनेस क्या है या डिस्पर्जन क्या है। तो मैंने कहा चलो अब आते हैं डिस्पर्जन क्या है, जो मेरा मेन टॉपिक है आज का। ठीक, उस पे फोकस करते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन होता है डिस्पर्जन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्पर्जन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन may be defined as the amount of deviation the data may possess usually from a appropriate measure of central tendency। देखो मैंने यही बात बोली
कि स्कैटर्डनेस क्या होता है, कोई भी सेंट्रल वैल्यू से आपका डेटा कितना डेविएट हो रहा है या कितनी दूरी पे है। बस वही मैंने एक लेमन लैंग्वेज, मैंने एक बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया कि डिस्पर्जन क्या होता है या स्कैटर्डनेस क्या होती है। आपका डेटा आपकी सेंट्रल वैल्यूज या कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन, मीडियन या मोड, ठीक, किसी से भी भैया निकाला जाए तो कितना दूर दूर है। अगर आपको, आप लोग ने मेरा पहला पार्ट सेंट्रल टेंडेंसी देखा है तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर डेविएशन या डिस्पर्जन जो भी तुम बोलो, अगर डेविएशन उसके मीन से लिया जाए तो वो हमेशा 0 देता है, पर अगर वही मीडियन से लिया जाए तो वो मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक, मतलब उसमें स्कैटरनेस सबसे कम होती है। ठीक, एक मिनिमम वैल्यू होती है, और मीन से डेविएशन निकाला जाए तो वो 0 होता है। ये मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाते टाइम प्रॉपर्टी लिखवाई है। ठीक, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी आपसे बात करूं कि डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन किसी भी ऑब्जर्वेशन में, किसी भी सेट ऑब्जर्वेशन में डिफाइन किया जाता है, जिसका मतलब होता है एक डेविएशन जो कि एक डेटा पजेस करेगा किसी भी एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। अब डिस्पर्जन दो तरह के होते हैं, इसको दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। इसकी दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। पहली ब्रॉड क्लासिफिकेशन कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर। डिस्पर्जन निकालने के लिए दो क्लासिफिकेशन या दो मेजर्स दिए गए। पहले एब्सोल्यूट मेजर्स, दूसरे रिलेटिव मेजर्स। ठीक, दो तरह के मेजर्स हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर, एक रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर में चार आते हैं। पहला होता है रेंज, दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन QD, तीसरा होता है मीन डेविएशन MD, चौथा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SG। देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के भी दिखाया। रिलेटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो कि यूनिट फ्री मेजर्स होते हैं। ठीक, रिलेटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो कि यूनिट फ्री मेजर्स होते हैं। किन इन्हीं मेजर्स के आगे वर्ड लगा दो कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ MQD, कोफिशिएंट ऑफ MD, फोर्थ होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको कहते हैं CV, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक, ये हैं दो तरह के क्लासिफिकेशन। अब किसी को जानना है सर एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स होते क्या एक्चुअल में। ये तो हमने टाइप बता दिया कि एब्सोल्यूट चार तरह के, रिलेटिव, लेकिन एग्जाम में MCQ में या आपको लिखने में आ जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। ठीक, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स में कभी भी डिफरेंस लिखने को है तो मैंने एक चार्ट बनाया, डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर। तीन ब्रॉड डिस्टिंक्शन होते हैं। पहला डिस्टिंक्शन, एब्सोल्यूट मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो कि यूनिट डिपेंडेंट होते हैं, जो कि यूनिट डिपेंडेंट होते हैं। रिलेटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो कि यूनिट फ्री होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। पर एब्सोल्यूट मेजर जैसे रेंज निकालोगे, ठीक, क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम्स, जो चाहे। पर रिलेटिव मेजर्स निकालोगे वो यूनिट फ्री होते हैं। दूसरा कंपेयर, ये ये वाले जो मेजर्स होते हैं ये डज नॉट हेल्प इन कंपैरिजन। अगर मेरे को दो डेटा दे रखे हैं, मेरे को जानना है कौन सा डेटा ज्यादा स्कैटर्ड है कौन सा कम, तो एब्सोल्यूट मेजर्स बिल्कुल बेकार है, वो कभी हेल्प नहीं करेंगे कंपैरिजन करने में, स्कैटर्डनेस कंपेयर करने में दो डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक, पर ये मेरे को हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन कंपैरिजन, दे हेल्प इन कंपैरिजन। ठीक, ये वाले मेजर्स डिफिकल्ट टू कंप्यूट है ना, ये वाले मेजर्स डिफिकल्ट टू कंप्यूट है, पर ये वाले इजी टू कंप्यूट है, ये वाले इजी टू कंप्यूट है। मैंने क्या बोला, पहला मेजर, पहला डिस्टिंक्शन यूनिट का, एब्सोल्यूट मेजर यूनिट डिपेंडेंट है, दूसरे वाले यूनिट फ्री है। फिर दूसरा वाला ये कंपैरिजन में हेल्प नहीं करते हैं, पर ये करते हैं रिलेटिव वाले। एब्सोल्यूट मेजर डिफिकल्ट है, रिलेटिव वाले मेजर्स इजी हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम्स में आएगा, आप तीन ब्रॉड डिस्टिंक्शन लिख सकते हो, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, चाहे आप, अगर आपका पेपर थ्योरी का है तो भी पूछ सकता है
अगर आपका पेपर एमसीक्यू का है तो भी आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट फ्री मेजर्स या विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट डिपेंडेंट। तो जितने भी एब्सोल्यूट मेजर्स हो सब यूनिट डिपेंडेंट होते हैं, और रिलेटिव मेजर जैसे जिनके आगे वर्ड कोफिशिएंट लग जाए वो हमेशा यूनिट फ्री होते हैं। याद कर लो, किसी वर्ड के भी आगे कोफिशिएंट लग जाए, कोफिशिएंट लग जाए, वो वर्ड्स कैसे होते हैं या वो मेजर्स कैसे होते हैं, यूनिट फ्री। आगे हम स्टैट्स के कितने भी चैप्टर्स पढ़े, अगर किसी भी वर्ड के आगे कोफिशिएंट लग जाए वो हमेशा यूनिट फ्री मेजर्स है। ठीक, अब ये जो मैंने पढ़े अलग अलग एब्सोल्यूट रिलेटिव, तो एब्सोल्यूट में रेंज, फिर उसका कोफिशिएंट रिलेटिव, तो अब चलो एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है रेंज की, सबसे पहली बात आती है रेंज की। रेंज क्या होता है? रेंज बिल्कुल बहुत इजी, सबसे इजीएस्ट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर बहुत आसानी से पूछ लेता है। फाइंड रेंज, रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट, ठीक, माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सिंपल सी बात, रेंज निकल आएगी, कोई भी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कर दोगे, रेंज आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा मेरा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। कोई दिक्कत नहीं आता, यहां तक उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत नहीं। पहली वाली रेंज क्या हो गया? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो गया? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। ठीक, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी देखो एक नेक्स्ट स्लाइड पे इस पे क्वेश्चन भी, लेकिन पहले हर चीज हाईलाइट कर लो। ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। पहला रेंज का फॉर्मूला याद किया, कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद किया, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो। पहली प्रॉपर्टी, इफ all observation are same, if all observation are same, then range is zero, then range is zero। पहली प्रॉपर्टी, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो रेंज जीरो आएगी। क्यों? मैंने बोला एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं, अगर सारे ऑब्जर्वेशन 2 2 2 2 2 है तो इसमें लार्जेस्ट भी 2 स्मॉलेस्ट भी 2। ठीक, लार्जेस्ट भी 2 स्मॉलेस्ट भी, तो 2 माइनस 2 जीरो, डेविएशन यानी रेंज मेरी जीरो आ गई, रेंज मेरी जीरो आ गई। तो पहली प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं, सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो रेंज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, इफ, मैंने दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे लिखी है, ठीक, रेंज रेंज is not affected, range is not affected due to change of origin, due to change of origin, but is affected, but is affected due to change of scale, but affected ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। सिंपल सी बात बोली कि जो रेंज है वो ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता है पर स्केल से होता है। ठीक, ओरिजिन मतलब क्या, मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक पढ़ाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देखो तभी समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। ओरिजिन और स्केल जैसे वर्ड क्या है? ओरिजिन मतलब किसी भी डेटा में प्लस या माइनस करने की वजह से आया वो फर्क, और स्केल मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की वजह से। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो पहले जाके सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 1 वाला वीडियो देखो, मीन का, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ओरिजिन और स्केल को। ठीक, तो अगर रेंज जो है वो ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होती पर स्केल से होती है, मतलब दैट इज अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसी फॉर्म की दिखने वाली इक्वेशन है, अगर इस तरह दिखने वाली इक्वेशन दे रखी है और तुमको सपोज कर लो रेंज ऑफ x गिवन है 2, सपोज कर लेता हूँ, एक एग्जांपल मान लेता हूँ, रेंज ऑफ x गिवन है 2, ठीक, और तुमसे बोल रहा है रेंज ऑफ y निकालना है, रेंज ऑफ y निकालना है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, रेंज ऑफ y निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ x। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ x। b कहां से मिलेगा? x के साथ वाला जो नंबर होगा वो b होगा, x के साथ वाला जो नंबर होगा वो b होगा। इतनी बात आप याद कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो जितनी बातें मैंने बोली, चलो इस पे अब क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो आओ, चलो पहले दे रखा है फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स,
फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस्ड इन रुपीज। ठीक, दे रखी है रुपीज में, फाइंड द रेंज एंड ऑल्सो इट्स कोफिशिएंट। सबसे पहले रेंज निकालते हैं, सबसे पहले रेंज निकालते हैं। रेंज निकालते हैं तो इसमें बताओ सबसे लार्जेस्ट फिगर कौन सा है? लार्जेस्ट फिगर सर 96 है। स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है? मेरे को तो स्मॉलेस्ट 50 दिख रहा है। ठीक, ये स्मॉलेस्ट हो गया। लगाओ फॉर्मूला 96 माइनस 50, 96 माइनस 50। मैं अपना कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। 96 में से 50 माइनस किया, आ गया 46। मेरी रेंज आ गई 46। इसमें चाहो तो तुम यूनिट लगा सकते हो, रुपीज, रुपीज 46। अगर मैं इसी का कोफिशिएंट निकालूं तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इसका? 96 माइनस 50 अपॉन 96 प्लस 50 इंटू 100 करना मत भूलना। ठीक, तो करो 96 माइनस 50 हो गया 46, 96 प्लस 50 किया तो हो गया मेरा 146 इंटू 100 तो 46 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 146 मैंने किया तो मेरा मेरा ये आ गया 31.50। ये मेरा कोफिशिएंट आ गया, ये मेरा कोफिशिएंट आ गया, ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। कोई दिक्कत? हाँ भैया, मैच कर भी रहा है हमारे मॉड्यूल से, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। रेंज निकाल लिया, उसका कोफिशिएंट निकाल लिया, जो फॉर्मूले देखे वही है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। अब मान लो अभी तक तो चलो ये था डेटा एक इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में था। अब मान लो डेटा एक ग्रुप फॉर्म में है, ग्रुप के फॉर्म में है, तो इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले देखो तुम्हारा ये जो डेटा गिवन है ये डेटा एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। ये डेटा एक्सक्लूसिव फॉर्म है। एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो? एक्सक्लूसिव मतलब यहाँ पे 54 पे खत्म हो रहा है पर यहाँ स्टार्ट 55 पे हो रहा है। ये इसकी इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम नहीं है। सेम यहाँ पे देखो, इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो पहले इसको सेम बनाओ, पहले इसको सेम बनाओ। किसी भी सीरीज, ये सीरीज एक्सक्लूसिव है, ऐसी सीरीज जिसकी जहां पे आपकी लोअर लिमिट इसकी इसकी अपर लिमिट और एक की लोअर लिमिट सेम नहीं होते हैं। मतलब जहां पे ये एंड हो रहा हो वहीं से अगर ये स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उस तरह की सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और एक्सक्लूसिव सीरीज में कभी भी आंसर नहीं निकाला जाता है, कभी भी स्टैट्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज को पहला स्टेप क्या होगा? इंक्लूसिव में कन्वर्ट करो, इंक्लूसिव में कन्वर्ट करो। और किसी भी सीरीज को एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव बनाने के लिए, किसी भी सीरीज को एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव बनाने के लिए तुम क्या करोगे? अपर लिमिट में, अपर लिमिट में क्या करोगे? 0.5 ऐड कर दोगे और लोअर लिमिट में तुम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दोगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दोगे। मतलब अगर मैंने बोला 50 to 54 है तो 50 मेरी लोअर लिमिट है और 54 मेरी अपर लिमिट है, पीछे वाली अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, तो 50 में से 0.5 माइनस किया तो कितना हो गया? 49.5। 2 इसमें ऐड कर दिया तो 54.5। फिर इसमें 55 में माइनस किया तो 54.5 और 59 में ऐड किया तो 59.5। फिर 60 में माइनस किया तो मेरा हो गया 59.5 और ये मेरा क्या हो गया? 64.5। फिर ये क्या हो गया? 64.5 से लेके ये मेरा क्या हो गया? 69.5। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 69.5 से लेके मेरा हो गया 74.5। अब ये मेरी डेटा, ये मेरा सीरीज सही हो गई। अब मेरे को रेंज निकालना है। ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 12, 18, 23, 10 और 3, है ना। रेंज निकालना है। रेंज सिंपल सी बात होती है, अपर रेंज होती है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। रेंज होती है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज मेरी स्मॉलेस्ट है 49.5, स्मॉलेस्ट फिगर, स्मॉलेस्ट रेंज है 49.5, स्मॉलेस्ट ग्रुप है 49.5 और लोएस्ट, सॉरी लार्जेस्ट होगा मेरा ये, तो ये मेरा एल। तो कोई दिक्कत नहीं, कर दो माइनस। 74.5 माइनस 49.5, करो माइनस। 74.5 माइनस 49.5 आ गया 25। ये मेरी रेंज आ गई।
इसी का कोफिशिएंट निकालना होगा, इसी का कोफिशिएंट निकालो, मेरे पास जगह कम है तो 25 मतलब 74.5, 25 74.5 माइनस और नीचे प्लस होता है इन दोनों का, तो 74.5 प्लस 49.5 किया, मेरा नीचे आ गया 124 इंटू 100 निकालो, 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 124 कितना आ गया 20.16, ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। ठीक, तो कभी भी ग्रुप सीरीज होगी तो कैसे करेंगे, अगर सीरीज एक्सक्लूसिव है तो इंक्लूसिव बनाओ, अगर इंक्लूसिव है तो डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर देना। ठीक, और कहां से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लेना है, इनके ग्रुप से। फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं होता है रेंज में, रेंज में फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं होता है, बना लो, नोट बना के लिख लो, रेंज में फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रॉपर्टी पे, जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ी ओरिजिन और स्केल की। एक इक्वेशन दे रखी है मेरे को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, रेंज ऑफ x दे रखा है, रेंज ऑफ x दे रखा है 10 और तुमसे पूछ रहा है रेंज ऑफ y बताओ। तो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई कि सबसे पहले तो इस तरह की दिखने वाली इक्वेशन बनाओ, इसको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y को यहीं पे रुकते हैं, मतलब 3y यहीं रुका, ये क्या हो गया 10 माइनस 2x। ठीक, y यहाँ पे देखो कंपेयर करो तो y के साथ कुछ नहीं है, तो y से 3 हटा दिया तो यहाँ पे 10/3 हो गया, यहाँ पे 2/3 हो गया, x हो गया। तो मेरा x के साथ वाला नंबर क्या होता है, b होता है, तो मेरा b क्या हो गया, मेरा b हो गया -2/3। रेंज ऑफ y निकालने का फॉर्मूला बताया, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ x। मॉडुलस का काम क्या होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना, तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस भी कितना है -2/3, तो मॉडुलस भी हो जाएगा +2/3 इंटू रेंज ऑफ x 10, रेंज ऑफ x 10, तो जरा करो 2 इंटू ये हो गया, ये मेरा आंसर आ गया 20/3, 20/3 ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अरे यहाँ सॉरी 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 गलती हो गई, ये तो रेंज ऑफ x 10 नहीं दे रखा है, रेंज ऑफ x दे रखा है 15, रेंज ऑफ x दे रखा है 15, पता नहीं, ठीक, ये थोड़ी सी गलती हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे आपने 15 रख दिया, 3 5 15, 5 इंटू 2 10, रेंज ऑफ y 10 आएगी, मैंने तो डायरेक्ट ही आंसर ही रख दिया था, कोई दिक्कत यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ रेंज का टॉपिक क्लियर होगा, डिस्पर्जन क्या होता है वो क्लियर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेजर, उसको कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, क्वार्टाइल डेविएशन को सब, अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन है फाइंड द एप्रोप्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, which of the following is the appropriate measure of dispersion, तो appropriate measure quartile deviation होता है। ठीक, और QD निकालने का सबसे आसान तरीका होता है QD इज इक्वल टू Q3, Q3 निकालना हमने सेंट्रल टेंडेंसी सीखा है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस Q1 अपॉन 2, अगर कोई भूल गया हो Q3 निकालना तो Q3 निकालने का फॉर्मूला होता है 3n+1/4th ऑब्जर्वेशन। ठीक, और Q1 निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/4th ऑब्जर्वेशन। ठीक, और इसका कोफिशिएंट निकालना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ QD निकालने का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक उम्मीद करना कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है रेंज की तरह, जितने भी हम लोग मेजर पढ़ेंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम है, बार बार वही बात लिखनी है, बार बार वही बात लिखनी है। क्या वो बात है, पहला, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम, if all observation are same then QD is 0, पहली प्रॉपर्टी। अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम, मतलब अगर सारे ऑब्जर्वेशन 2 हैं तो QD 2 हो जाएगा, QD सॉरी 0 हो जाएगा, क्योंकि Q3 भी 2 आ जाएगा और Q1 भी 2 आ जाएगा। दूसरी, अब
अगर मान लो जो तुम्हारा QD है, क्वार्टाइल डेविएशन है, इज नॉट अफेक्टेड, QD is not affected by change of origin, COO मैं लिख दे रहा हूं, अब शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो, COO, but is affected in same ratio, in same ratio due to change of scale, due to change of scale. QD is not affected due to change of origin but is affected in same ratio due to change of scale. बिल्कुल वही बात, रेंज की तरह, रेंज की जगह बस मैंने QD लिख दिया है। मतलब अगर y is equal to a plus bx फॉर्म की इक्वेशन होगी तो जो QD of y होगा वो होगा मॉडुलस b into QD of x। बिल्कुल वही बात जो रेंज में करी है, वही बात जो रेंज में करी है, कोई नई बात नहीं है, इसीलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, वही सेम है, बस फॉर्मूला याद रखो। QD क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक, ये QD हो गया, ये QD हो गया। अगर मैं थोड़ी सी स्पेस बना लूं, ये फॉर्मूला हटा दूं, ये Q3 और Q1 का फॉर्मूला हटा के थोड़ी स्पेस बना लूं, ये तो हो गया क्वार्टाइल डिवीजन। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल, क्या पूछ लेता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल, ये कौन सी बला है। ठीक, सेमी इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, बस इस 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 2QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो ये जो Q3 माइनस Q1 होता है ना, सिर्फ ये, सिर्फ इसको हम लोग कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल। क्या कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल। और सेमी इंटर क्वार्टाइल इज 2 टाइम्स, मतलब इज डबल ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मैंने क्या बोला, सेमी इंटर क्वार्टाइल इज डबल ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये बात याद रखना। ठीक, सेमी इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, Q3 माइनस Q1। ठीक, और सेमी इंटर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन में क्या रिलेशन है कि सेमी इंटर क्वार्टाइल डबल होती है क्वार्टाइल डेविएशन के। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट कर देता हूँ, ये बात, इस पे पक्के से पक्का MCQ मिलता है। MCQ अगर पेपर है, चाहे तुम नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम CA CMA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11th 12th में हो, ठीक, 11th की इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ रहे हो, या आप MA इकोनॉमिक्स या MCOM अप्लाइड इकोनॉमिक्स जैसे कोर्सेज कर रहे हो, वहां पे भी अगर स्टैट्स जैसा टॉपिक पढ़ रहे होगे ना, ठीक, तो वहां पे भी सेमी इंटर क्वार्टाइल और तुम्हारे क्वार्टाइल डेविएशन में पूछ लेता है। चले अब बढ़ते हैं इस पे, चलो अब करते हैं एक दो क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स दे रखे हैं, फाइंड द क्वार्टाइल डिवीजन एंड इट्स कोफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले मेरे को क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा Q3। Q3 कैसे निकलेगा, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, 3n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, है ना, n, Q3 कैसे निकलेगा, 3n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो निकालते हैं 3। ठीक, पहले तो Q3 और Q1 निकालने के लिए इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। मैंने बोला था आपको कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। चलो ढूंढते हैं, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है मेरा 42, तो लिख लिया 42, फिर 48, फिर 42 से पहले 35 भी तो है, 35 भी लिख लो, जिसको लिख ले रहा हूँ उसको क्रॉस करता हूँ, 42 35 हो गया, 48 हो गया। ठीक, अब 48 के बाद मेरे को 50 दिख रहा है, 50 क्रॉस, फिर उसके बाद 50 से छोटा 55 दिख रहा है, तो 55 क्रॉस, फिर 56 दिख रहा है, 56 लिख लिया क्रॉस, फिर 60 दिख रहा है, 60 लिख लिया क्रॉस, फिर 75 दिख रहा है, 75 लिख दिया क्रॉस, फिर 82, फिर 82 हो गया। ठीक, 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 7 8 9, कौन सा रह गया, 65 रह गया, अच्छा सॉरी 65 रह गया है। 60 के बाद आएगा 65, 65 तो 65 भी क्रॉस हो गया। ठीक, 65 हो गया, फिर आपका 75 आ गया, फिर 82 आ गया, हो गया, 10 लोग हो गए। अब लगाते हैं फॉर्मूला, मेरे 10 लोग हैं तो फॉर्मूले में n की वैल्यू हो गई 10, तो 3 इंटू 10 प्लस 1 बाय 4, मतलब 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 3 33। ठीक, 33 डिवाइडेड बाय 4 आया 8.25,
8.25 ऑब्जर्वेशन। अब मैंने आपको बताया था कभी भी डेसिमल में आए तो 8.25 तो हम लोग चुन नहीं सकते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए कैसे करेंगे, 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, 8.25 से एक बड़ा नंबर होता है 9th, 8.25 से बड़ा, माइनस 8.25 से एक छोटा, माइनस उससे छोटा एक 8th। मैंने आपको क्वार्टाइल डेविएशन और सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया तो बताया है। तो 8th ऑब्जर्वेशन कितना है, काउंट करो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये 8th ऑब्जर्वेशन है मेरा 65, 0.25। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन कितना है मेरा 75, 8th कितना है 65, करो मल्टीप्लाई, 65 प्लस 0.25 इंटू 10 तो 0.25 इंटू 10 हो गया आपका 65 प्लस 2.5, ठीक, 0.25 इंटू 10 2.5 तो हो गया 67.5। एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक, कैलकुलेशन आप लोग भी देखते चलिएगा, हो सकता है ये गलत हो सकती है कैलकुलेशन, पर कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करिए, करना है ऐसे उस वैल्यू रखने में हो सकता है कुछ की कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। तो मेरा Q3 कितना आ गया, Q3 आ गया मेरा 67.5, मैंने यहाँ पे चुपचाप नोट कर लिया। जल्दी से नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग Q1 निकालेंगे, मेरे पास जगह कम है तो मैं इरेज करता रहूंगा बार बार, तो मैंने ये हटा रहा हूँ। चलिए अब निकालते हैं Q1 निकालते हैं। Q1 निकालने के लिए मैंने क्या किया, Q1 निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा मेरा Q1 निकालने के लिए, Q1 निकालने के लिए बस मेरा फॉर्मूला होगा n+1/4th ऑब्जर्वेशन, मतलब 11/4th ऑब्जर्वेशन। अब 11/4 करो, 11/4 आया मेरा 2.75, 2.75 ऑब्जर्वेशन। अब 2.75 कैसे खुलेगी, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू थर्ड, 2.75 से एक बड़ा थर्ड माइनस 2.75 से एक छोटा सेकेंड, माइनस कर लिया, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरी 42, तो 42 प्लस 0.75, थर्ड कितनी है, थर्ड है 48 माइनस सेकेंड है 42, निकालो 42 प्लस 0.75, 48 माइनस 42, 48 माइनस 42 होता है 6, ठीक, 6, ये मेरा आ गया 6 इंटू 0.75, ठीक, प्लस 42 पूरा आया मेरा सॉल्व करके 46.5। तो मैंने बोला ये सॉल्व करने पे मेरा Q1 आ गया 46.5, ठीक, Q3 ये आया, Q1 ये आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हो गया तो अब QD निकालने में कुछ बचा ही नहीं, QD निकालने में कुछ बचा ही नहीं, ये हटा रहा हूं। ठीक, वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। Q3 Q1 कैसे निकालते हैं मैंने आपको बहुत उसमें बताया। अब QD निकालते हैं। QD क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, निकालो 67.5 माइनस 46.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 67.5 माइनस 46.5 होता है 21 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 आ गया मेरा आंसर 10.5, ये मेरा आ गया QD। अब इसका कोफिशिएंट निकालो, अगर मैं इसका कोफिशिएंट निकालूं तो कोफिशिएंट क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, तो Q3 माइनस Q1 निकाला मैंने तो आया मेरा 21, ये देखो 67.5 माइनस 46.5 किया 21, इन्हीं दोनों को ऐड कर दो 67.5 प्लस 46.5, ठीक, तो कितना आ गया 114 इंटू 100, तो 21 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 114 मेरा आ गया 18.42, ये मेरा आ गया QD, ये मेरा आ गया कोफिशिएंट ऑफ QD। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक। Q3 कैसे निकाला, Q1 कैसे निकाला, Q3 डेसिमल में आएगा तो क्या करना है, Q1 डेसिमल में आएगा तो क्या करना है, QD निकालने का फॉर्मूला, कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 6, है ना, क्वार्टाइल डेविएशन किसका, x का, कितना दे रखा है 6, और इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 6y इक्वल टू 20। जैसे इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिखा सबसे पहले इसको y इज इक्वल टू a प्लस bx वाली इक्वेशन, इस तरह दिखने वाली इक्वेशन बनाओ, तो मतलब y को अलग रखो, तो 6y को अलग कर लिया तो 20 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 20 बाई 6 माइनस 3 बाई 6x। तो मेरा यहाँ से b कितना आ गया है, मेरा यहाँ से b आ गया माइनस का 3 बाई 6 या माइनस का 1 बाई 2। QD ऑफ y निकालना है, तो QD ऑफ y कैसे निकलेगा, मॉडुलस b इंटू QD ऑफ x, फॉर्मूला बताया है, तो रखो माइनस का 1 बाई 2 है तो मॉडुलस b हो जाएगा हाफ इंटू QD ऑफ x 6, मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ गया मेरा QD ऑफ y, QD ऑफ y मेरा आ गया 3, ये मेरा 3 आंसर, 3 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक रेंज क्वार्टाइल डेविएशन दोनों बहुत आसान मेजर हैं, दोनों में क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है मीन डेविएशन, थर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक। ये थोड़ा अच्छा मेजर है, कंपेयर किया जाए हमारा किससे, अगर मैं रेंज से कंपेयर करूं या क्वार्टाइल डेविएशन से कंपेयर करूं, क्वार्टाइल डेविएशन अप्रोप्रिएट मेजर, पर उससे अप्रोप्रिएट मीन डेविएशन, ठीक। मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है इसका, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन समीशन x माइनस x बार, अगर मैं मीन से ले रहा हूँ, मीन डेविएशन है तो मीन से ही ले रहे हैं, अपॉन n, किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के, इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज जिसमें सिर्फ x होता है f नहीं होता है, ठीक। और डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार मॉडुलस में मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी अपॉन n, या यहाँ पे n को सिग्मा f कहते हैं, ठीक। ये मेरी ग्रुप्ड सीरीज में है या ये मेरी डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी का कोफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना है, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है एमडी अपॉन एम, यानी अर्थमेटिक मीन, जो एक्स बार निकाला है उसकी वैल्यू इंटू 100, इसका कोफिशिएंट याद रखना थोड़ा अलग बात है, एमडी अपॉन एम इंटू 100, ठीक। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज, अब कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का सॉरी डिस्पर्जन का मेजर पढ़े प्रॉपर्टी सेम है। पहली प्रॉपर्टी, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम तो md इज 0, मीन डेविएशन इज 0। दूसरी, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब COO, but affect in same ratio due to COS यानी चेंज ऑफ स्केल। मतलब इफ अगर y इज इक्वल टू a प्लस bx फॉर्म की इक्वेशन है तो जो md, और अगर मेरे को md ऑफ y निकालना है तो वो क्या होगा, मॉडुलस b इंटू md ऑफ x, मॉडुलस b इंटू md ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले तो फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ठीक, कोफिशिएंट का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, अब डालना कैसे है फॉर्मूले को वो दिखाता हूँ, ठीक। ये दे रखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को यूज करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अपना मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना। सबसे पहली बात तो मीन क्या होगा, मीन को x बार से नोट करते हैं, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सारे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, 2 4 6। करो भैया, मैं भी कैलकुलेटर चलाता हूँ, आप भी कैलकुलेटर चलाइए, ठीक। कैलकुलेटर चलाते हैं तो 5 प्लस 8 सॉरी 5
क्या हो गया यार, 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 9, ठीक, मेरा आ गया 54। 54 को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया 9, मेरा आ गया 9, ये मेरा क्या आ गया, मीन आ गया। अब सबसे पहले अपने x को नोट डाउन कर डालो, अब आगे स्टेप करने के लिए x नोट डाउन कर डालो, 5 8 10 10 12 और 9। अब मॉडुलस x माइनस एक्स बार करो, मॉडुलस का काम क्या होगा, जो चीज नेगेटिव में आ रही होगी वो माइनस हो जाएगा, तो x बार मेरा 9 है और 5 माइनस 9 कितना होगा, -4, तो प्लस का 4। मैंने क्या किया यहाँ पे, मॉडुलस का 5 माइनस 9, ठीक, अगर आपको याद रखने के लिए याद रखना है कहाँ से आया ये 4, तो ये 5 माइनस 9 किया, -4 आया, मॉडुलस का साइन लगा हुआ है तो +4 हो गया, ठीक। फिर 8 माइनस 9 तो -1, तो मैंने 1 लिख लिया। 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 1 होता है, 10 माइनस 9 यहाँ पे भी 1 होता है, 12 माइनस 9 कितना होता है 3, और 9 माइनस 9 0। ऐड कर लो इसको, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 4 प्लस ये 3 7 प्लस 3 10, तो इसका आ गया टोटल 10। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या होता है एमडी का, एमडी का फॉर्मूला होता है मॉड समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n, तो रखो जरा फॉर्मूले में, x माइनस एक्स बार आया मेरा 10, n कितने लोग हैं, n है मेरे 6 लोग, तो 10 डिवाइडेड बाय 6, 10 डिवाइडेड बाय 6 किया, मेरा आ गया 1.6666, मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो 1.67 अप्रोक्स, ठीक, 1.67 अप्रोक्स। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अगर इसी का कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, फॉर्मूला क्या होगा, एमडी अपॉन एम, एमडी अपॉन एम इंटू 100, एमडी कितना है 1.67, एम कितना है, एम है मेरा जो हमने निकाला 9 इंटू 100, करो 1.67 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100 कितना आया 18.55, ठीक, या 56, ये मेरा क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एमडी आ गया। कोई दिक्कत नहीं आता, यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, एमडी क्लियर होगा, एमडी के फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन, ठीक। अब बात करते एसडी की, ये हमारा लास्ट मेजर है, और ये इसी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसी को हम लोग अपना आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। क्या है ये मेरा आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो एसडी इज द आइडियल मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, डिस्पर्जन, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। अब स्टार्ट किया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन, चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल मीन डेविएशन होता है, बस वहां मीन डेविएशन में हम लोग मॉडुलस लगाते हैं, मीन डेविएशन हम लोग क्या लगाते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस मतलब होता है एब्सोल्यूट। अगर मीन डेविएशन क्या बोले, मीन डेविएशन की डेफिनेशन कोई बोले तो क्या लिखोगे, द एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, the absolute deviation taken from mean is known as mean deviation, ठीक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में बस ये एब्सोल्यूट का साइन हटके स्क्वायर हो जाता है, मतलब अगर मेरे को इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिखना है तो मेरा हो जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक। और डिस्क्रीट सीरीज में मेरा फॉर्मूला हो जाएगा समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n अपॉन सिग्मा f, कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोफिशिएंट का फॉर्मूला भी बिल्कुल मिलता है एसडी का, एसडी को पहले डिनोट कैसे करते हैं, अगर कोई पूछे एसडी कैसे नोट किया जाता है तो एसडी को ऐसे सिग्मा बनाते हैं, एसडी सिग्मा होता है, ये सिग्मा है, इसको क्या रीड करोगे सिग्मा, ये एसडी का साइन है ऐसे भैया, एक इंसान है उसको टोपी बनाती है ना, इंसान एक गोल सा इंसान है उसको टोपी बना दो, उसको सिग्मा कहते हैं, और यही स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ एसडी क्या होगा इसका, इसका कोफिशिएंट ऑफ एसडी, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ एसडी कोई नहीं वर्ड नहीं होता है, होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,
ठीक, मैं देखो वही गलती कर रहा था बोल के, तो आप लोगों को गलती मत करना। ठीक, एग्जामिनर काट देगा। कोफिशिएंट ऑफ जैसी कोई चीज नहीं होती, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है जिसको बोलते हैं सीवी शॉर्ट फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है, एस डी अपॉन ए एम इंटू 100 मैथमेटिकल टर्म्स में लिखे, ठीक, अपने स्टैटिस्टिकल टर्म में लिखे तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक, इसकी भी पहली दो प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, इसकी भी पहली दो प्रॉपर्टीज एकदम सेम है। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा वो दो प्रॉपर्टीज लिख के बार बार। अब पहली प्रॉपर्टी, सारे ऑब्जर्वेशन के हैं तो एस डी जीरो। दूसरी, चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होगा, स्केल से इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा, सेम रेशियो में, मतलब अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दे रखा है तो एस डी वाई क्या होगा, एस डी वाई होगा मॉडुलस बी इंटू एस डी एक्स। जो मेन प्रॉपर्टी आती है जिसपे क्वेश्चन भी आता है वो आता है कंबाइन एसडी का। ठीक, पहली दो प्रॉपर्टी तो भैया तीन जो हम लोगों ने पहले तीन मेजर पढ़े उसी से आ जाती है। अब कंबाइन एसडी निकालने का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ और भैया यहाँ पे भी सारे फॉर्मूलाज में अंडर रूट लगा लेना। ठीक, ये डिस्क्रीट में भी अंडर रूट, इंडिविजुअल में भी अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट ऑफ दिस होता है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट भी कहता है। ठीक, ये दिस ये वो हो गया। अब बना स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मूला। तो कंबाइन एसडी का फॉर्मूला क्या हुआ, कंबाइन एसडी का फॉर्मूला हुआ n1 पहली सीरीज में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इनटू sd1, ठीक, sd1 उसका स्क्वायर। ठीक, पहली सीरीज का स्क्वायर मतलब जो भी पहली सीरीज का स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा उसका स्क्वायर प्लस n2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड सीरीज उसका स्क्वायर प्लस n1 इंटू d1 का स्क्वायर। d1 क्या होगा, डेविएशन, अभी डेविएशन कैसे निकलेगा बताऊंगा, प्लस n2 इंटू d2 डेविएशन ऑफ सेकेंड सीरीज का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे d1 क्या होता है, d1 होता है, d1 होता है कंबाइन मीन। ये क्या है, कंबाइन मीन ऑफ ए बी। ठीक, या n1 n2 जो भी दो सीरीजें दे रखी हूँ, जो भी दो डेटा दे रखा हो उसका कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज या मीन ऑफ ए सीरीज, या जो फर्स्ट सीरीज या ए सीरीज, मैंने यहाँ पे फर्स्ट को ए माना है। d2 क्या होगा, कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ बी सीरीज। देखने में खतरनाक लग रहा है, ठीक है नहीं खतरनाक, एक दो बार अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अभी से एक फॉर्मूले की तरह नोट कर लो। इस तुम बोलोगे सर ये कंबाइन मीन कहाँ देखा था, उन्होंने मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहां पे हम लोगों ने देखा था कंबाइन मीन कैसे निकालते हैं। ठीक, अगर कोई भूल गया हो तो उसको याद कराने के लिए कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या था, कंबाइन मीन का अगर कोई फॉर्मूला याद करे तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार ए बी सीरीज का फॉर्मूला होता है n1 इंटू मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज प्लस n2 इंटू मीन ऑफ सेकेंड सीरीज अपॉन n1 प्लस n2। ठीक, तो ये कंबाइन मीन यहाँ से इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है। ठीक, यही एक ऐसा मेजर है जो थोड़ा से टाइम टेकिंग है और यही एक पार्ट है जो कंबाइन एसडी का। अगर तुमने ध्यान से फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला क्या है, n1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज जो क्वेश्चन में दिया होगा उसका स्क्वायर, n2 दूसरी सीरीज उसके स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना प्लस n1 इंटू d1 का स्क्वायर। d1 कैसे निकलेगा, कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज। ठीक, d2 कैसे निकलेगा, कंबाइन मीन इंटू मीन ऑफ सेकंड सीरीज। ठीक, क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, ये तो अभी पहला पार्ट है। इसके बाद अभी एक और पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे तो करूंगा एक और करूंगा क्वेश्चन, और उसमें दूसरे पार्ट में हम लोग जो करेंगे उसमें और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अभी फॉर्मुलेस की तरह याद कर लो। ठीक, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। पहली दो प्रॉपर्टी आप खुद लिख लेना कि सारे ऑब्जर्वेशन के हैं तो एस डी जीरो। दूसरा कि अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन दे रखी है तो एस डी वाई क्या होगा, मॉडुलस बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। ठीक, अब एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक, फिर उसके बाद बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो अब इसको वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पे और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, ठीक है, आप सबके लिए। ठीक, इस क्वेश्चन को करने से भी पहले एक बात रह गई है वहां बताने को। ठीक, कभी भी एग्जाम में आए कि एस डी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर,
अगर मैंने बोला फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूं मैं तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पहले 10 नेचुरल नंबर्स का, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर्स आते हैं उनको, उन सब का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, निकाल तो बोल फॉर्मूले से भी सकते हो, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो ये बात हाईलाइट करके लिख लो। कभी भी नेचुरल नंबर्स का मेरे को एसडी निकालना होगा तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन करने से पहले मैं बात बताऊं। ठीक, अब देखो, अब देखो क्या है। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एस डी एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो मेरे को एक्स क्या क्या दे रखा है। एक्स दे रखा है 5 8 9 2 6। एक्स बार सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक्स माइनस एक्स बार चाहिए मेरे को। ठीक, एक्स माइनस एक्स बार चाहिए तो मेरे को उसके लिए एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है एक्स बार का समीशन एक्स अपॉन एन, मीन निकालने का ये तो फॉर्मूला होता है। ऐड करो 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 आ गया 30। मेरा इसका टोटल आ गया 30, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 30 डिवाइडेड बाय एन। एन कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ गया 6 आ गया, मेरा मीन आ गया 6। तो रखो 5 माइनस 6 8 माइनस 6 9 माइनस 6 2 माइनस 6 और 6 माइनस 6। एस डी निकालने के लिए मेरे को चाहिए होता है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो मैंने एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया। 5 माइनस 6 माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो 1। 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक, 3 का स्क्वायर होगा 9। 2 माइनस 6 कितना होगा 4, 2 माइनस 6 होगा -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा 16 है ना। अब 6 माइनस 6 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 किया, आ गया 30। ठीक, आ गया 30। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो लगाओ फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 30 अपॉन एन। एन कितना है मेरे, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, अंडर रूट ऑफ 5। ठीक, करो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 6। अंडर रूट ऑफ 6 कितना होता है 6 लिखा और रूट दबाया, आ गया 2.44 यानी 2.45। ये मेरा आंसर, ये मेरा एस डी आ गया, ये मेरा सिग्मा आ गया। ठीक, अब एग्जाम में ये तो एस डी पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लेता है बताओ इसका वेरिएंस क्या होगा। ठीक, वेरिएंस एक वर्ड और आता है वेरिएंस, वेरिएंस होता है एस डी का स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है एस डी का स्क्वायर। अगर वेरिएंस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएंस होता है एस डी का स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं तो इस यहाँ पे वेरिएंस क्या हो जाएगा वी एक्स, वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, ये वेरिएंस है तो ये हो जाएगा 2.45 का स्क्वायर। ठीक, ये वेरिएंस है। अगर तुमको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि वेरिएंस निकालो तो वेरिएंस क्या होता है एस डी का स्क्वायर, तो ये याद रखना। अब अगर मेरे को इसी का मेरे को क्या निकालना है, मैं थोड़ा ऑरेंज कलर से लिख देता हूँ। अब अगर मेरे को इसी का सीवी निकालना है, क्योंकि सीवी पूछ रहे हैं, सीवी क्या होगा एस डी अपॉन ए एम इंटू 100 है ना, एस डी अपॉन ए एम इंटू 100। एस डी क्या है यहाँ पे, एस डी है मेरा 2.45, ए एम है मेरा 6 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए 2.45 अपॉन 6 इंटू 100 कितना आया, आ गया मेरा 40.83। ठीक, थोड़ा हौच पौच हो रहा है तो मैं ये चीजें हटा दे रहा हूँ आपके लिए कि आपको समझ में आए मैंने कहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक, ये मेरा हो गया। ठीक, ये मेरा मैंने सीवी निकाल दिया, ये ग्रीन, इसको मैं ग्रीन से हटा के इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ, ये मेरा सीवी आ गया, ये मेरा सीवी आ गया। ठीक, और
ये जो सीवी है ये कंपैरिजन करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे? अगर मैंने बोला दो डेटा है सीवी, अगर मैं इतनी चीजें हटा दूं आपके लिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लूं, ठीक है, मैं ये सब हटा रहा हूँ, ठीक, अगर मैं थोड़ी जगह बना लूं तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से हाईलाइट करना चाहूंगा आपके लिए। क्या है जो आपको एग्जाम में एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा? पहला तो वेरिएंस का, ठीक। दूसरा, अगर मेरे को कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा कम, ठीक, तो वो मेरे को कौन करके देता है? वो मेरे को एसडी करके देता है। वो मेरे को कौन करके देता है? एसडी करके, सॉरी, एसडी में भी कौन? उसका कोफिशिएंट करके देता है। एसडी में भी कौन? उसका कोफिशिएंट करके देता है। अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए, रुकिए। मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि अगर मेरे को कंसिस्टेंसी चेक करनी है, अगर मेरे को कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो वो कंसिस्टेंसी कौन चेक करके देगा? मेरे को सीवी चेक करके देगा, मतलब एसडी का कोफिशिएंट चेक करके देगा। ठीक, कैसे? जैसे मैंने बोला दो फर्म है, एक कंपनी ए, एक डिस्ट्रीब्यूशन ए है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बी है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ए है, उसका सीवी आ रहा है सपोज कर लो 2, ठीक, और एक बी फॉर्म है या बी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सीवी आ रहा है सपोज कर लो 1। तो कौन सी फर्म ज्यादा कंसिस्टेंट होगी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। तो जिसकी सीवी कम, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग लेस सीवी इज मोर कंसिस्टेंट। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सीवी कम, सीवी मतलब समझते हो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें वेरिएशन, ऐसी फर्म जो वेरी कम कर रही है। भैया कॉमर्स, सब लोग कॉमर्स पढ़ रहे होगे, ठीक, या सबने भैया एक नॉर्मल लॉजिक भी देखे होगे, तो क्या होगा? ऐसी फर्म जो कम चेंजेस कर रही हो, जो एक ही रूल्स और रेगुलेशन को लेके चल रही हो, ठीक, वो फर्म ज्यादा अच्छी होगी, ठीक। और दूसरी फर्म जो ज्यादा चेंजेस कर रही है, जो आज कुछ बना रही है कल कुछ बनाने लगे, ठीक, भैया उसका एक सामान नहीं चला दूसरा बनाने लगे, दूसरा नहीं चला तीसरा बनाने लगे, तीसरा नहीं चला चौथा बनाने लगे, ठीक, जिसमें वेरिएशन ज्यादा है, ठीक। तो इस कंपनी में अगर कंपेयर करो, इसमें भैया 2 टाइम्स वेरिएशन है, इसमें 1 टाइम वेरिएशन है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? बी इज मोर कंसिस्टेंट, बी इज मोर कंसिस्टेंट। ये बात हाईलाइट करके नोट कर लीजिए, ये बात हाईलाइट करके नोट कर लीजिए, मैंने 1 मिनट दिया आपको, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद एक और बात बताता हूँ आपको, इसके बाद एग्जाम में एक और पॉइंट आ सकता है। हम लोगों ने सारे मेजर पढ़ लिए, अब पूछ सकता है रिलेशन बिटवीन एस डी, एम डी एंड क्यू डी। ये भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अगर आपको रिलेशन जानना है तो रिलेशन बताइए एस डी, एम डी और क्यू डी में, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, रिलेशन बिटवीन एस डी, एम डी और क्यू डी। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन याद रखना, रिलेशन होता है 4 टाइम्स ऑफ एस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एम डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ क्यू डी, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। सबसे पहली बार मैंने एसडी में क्या बोला? एसडी के फॉर्मूले, उसकी प्रॉपर्टी, पहली दो प्रॉपर्टी तो सेम है, तीसरी प्रॉपर्टी कंबाइन एसडी की, ठीक। चौथी बात कंसिस्टेंसी चेक करने की, ठीक। पांचवी बात एसडी, एमडी और क्यूडी में रिलेशन। आपका आज का ये वीडियो देखने के बाद काम क्या है? ये वीडियो देखने के बाद काम है, आप सारी बातों को एक बार 5 मिनट लेकर रिवाइज करोगे, 5 से 10 मिनट खुद को देकर रिवाइज करो। रेंज का फॉर्मूला ये, मीन डेविएशन का ये, क्यूडी का ये, एसडी का ये, उनके बीच में रिलेशन, कंसिस्टेंसी चेक करनी है, उनके कोफिशिएंट निकालने हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या क्या अंतर है, ये सब बातें एक माइंड मैप बना के, कौन सा मेजर एप्रोप्रिएट मेजर है तो क्यूडी एप्रोप्रिएट मेजर है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, ठीक। बहुत सारी बातें मैंने अभी आपको इस वीडियो में बोली, ठीक। ये वन शॉट है पूरा डिस्पर्जन का, ठीक।
अब ये जो हमने वन शॉट किया पूरा डिस्पर्जन का, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि सर एक बार में पूरा मेरे को चैप्टर सिखा दो, तो मैंने भी वही कोशिश किया कि एक बार में पूरी पूरी चीज। तो कहीं हो सकता है कहीं पे कोई बात छूट गई, 99% ये कवरेज है चैप्टर का, 1% कहीं पे हो सकता है छूट गया हो, तो 1% के लिए एक पार्ट 2 करूंगा। ये वो कोई पार्ट 2 नहीं होगा, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, डिस्पर्जन पे मैंने 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल अलग करके रखे हैं, जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, एस डी, एम डी, क्यू डी, रेंज, डिस्पर्जन, उसकी थ्योरी, उस पे हम लोग एक एमसीक्यू टाइप्स या और थ्योरी टाइप्स कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक, तब तक के लिए आपका काम है इसकी थ्योरी वो करना अच्छे से। ठीक, और जो भी आप बुक्स पढ़ रहे होंगे उस बुक से एक बार चैप्टर को रीड मान लीजिएगा। ठीक, अगर आप 11th है तो 11th की इकोनॉमिक्स की बुक जरूर रीड कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप सीए में है या सीएमए में है तो आपके आईसीआई का मॉड्यूल आपकी भगवत गीता है या आपकी कुरान है। ठीक, ये आपकी बाइबल है। ठीक, और अगर आप कोई एमए, एमकॉम या आप बीकॉम जैसे कोर्सेज कर रहे हैं तो जो भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने बुक प्रिस्क्राइब करी हो, ठीक, सब यूनिवर्सिटी अलग अलग बुक प्रिस्क्राइब करी। ठीक, तब तक के लिए आज का आपका काम क्या है, आपको आज क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और बात करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करके जाना, लाइक नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो नहीं आने वाली है। ठीक, चलिए, बाय बाय।